अब हम आते हैं दूसरे मैकेनिज्म पे, वो है ड्रग्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया के लिए कौन सा है? फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम उस मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तीन चीजें होती हैं, एक होता है टेरिडिन, दूसरा है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पाबा, और तीसरा है ग्लूटामेट। ये तीन चीजें कंबाइन करके बनाती हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो बनती है उसका नाम होता है डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड। मैं FH2 लिखता हूँ, डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड। और जो एंजाइम है वो सिंपल है, फॉलिक एसिड सिंथेस, फॉलिक एसिड सिंथेज एंजाइम। अब फॉलिक एसिड बन तो गया, बट ये फॉलिक एसिड इनएक्टिव होता है। पहले हमें इसको एक्टिव करना पड़ेगा। और फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म क्या है? वो है फोलिनिक एसिड। फोलिनिक एसिड इज द एक्टिव फॉर्म। फोलिनिक एसिड क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। तो डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड इनएक्टिव है, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड एक्टिव है। तो अगर हमें डाई हाइड्रो से टेट्राहाइड्रो बनाना है तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस एंजाइम का नाम है डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज। डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज जो है वो डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बनाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है फॉलिक एसिड की। तो अब ये फॉलिनिक एसिड जब बन गया तो ये डीएनए बनाने में हेल्प करता है। तो नॉर्मल सेल्स डीएनए इस तरीके से बनाते हैं, फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डाइट में हम फॉलिक एसिड खाते हैं वो कौन सी होती है? डाइटरी फॉलिक एसिड कौन सी होती है? वो होती है ये वाली, क्योंकि फॉलिक एसिड तो होती है। तो डाइट में जो खाते हैं हम, वो फॉलिक एसिड खाते हैं, डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बैक्टीरिया है वो डाइटरी फॉलिक एसिड यूज नहीं कर सकता। सो बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो कहता है मैं किसी से मांग के नहीं खाऊंगा, मैं अपना खुद काम करूंगा, खुद मेहनत करूंगा और खुद फॉलिक एसिड बनाऊंगा। तो बैक्टीरिया मेक देयर ओन फॉलिक एसिड। बैक्टीरिया खुददार होते हैं, वो किसी से मांग के नहीं खाते, वो खुद का काम करके अपना फॉलिक एसिड बनाते हैं, अपना काम करते हैं। तो अगर हम इसकी इसी खुददारी पे चोट कर दें, मतलब अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें, तो बैक्टीरिया अपनी फॉलिक एसिड तो बना नहीं सकता क्योंकि हमने वो इनहिबिट कर दी। और डाइटरी फॉलिक एसिड यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी खुददारी रोक रही है उसको कि नहीं, मांग के नहीं खाना। ठीक, तो बैक्टीरिया खुद का खाना बना नहीं पा रहा, मांग के खा नहीं सकता, तो मर जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। और ये काम करते हैं सल्फोनामाइड्स। सो सल्फोनामाइड जो हैं, सल्फोनामाइड्स बेसिकली, सल्फोनामाइड्स क्या हैं? इनका केमिकल स्ट्रक्चर पाबा जैसा होता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक जैसा केमिकल स्ट्रक्चर होता है। जब केमिकल स्ट्रक्चर सेम है तो एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है, किस पे काम करूं, पाबा पे करूं या सल्फोनामाइड पे करूं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं उसको देखने में। तो इस कंफ्यूजन में इसका काम रुक जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, सल्फोनामाइड्स आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेज एंजाइम। फॉलिक एसिड सिंथेज एंजाइम के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। बट यहीं पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो पस होता है, अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया वहां पस हो सकता है। पस में क्या होता है? पस में होता है पाबा। पस में बहुत सारा पाबा होता है, भर के पाबा पड़ा होता है। तो अगर किसी जगह पे पस है, वहां पे हमने सल्फोनामाइड दिया, तो वो काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंपटीशन तो है। पाबा और सल्फोनामाइड में कंपटीशन था। अब पाबा ऑलरेडी इतना सारा है, तो सल्फोनामाइड इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो पस की प्रेजेंस में सल्फोनामाइड इफेक्टिव नहीं होते। क्लियर? तो फॉलिक एसिड सिंथेज को इनहिबिट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं। अगर हमने डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज को इनहिबिट कर दिया, तो फॉलिक एसिड जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगी, फिर से डीएनए नहीं बनेगा। और इसको इनहिबिट करने वाली जो दवाइयां हैं वो हैं हमारी ट्राइमिथोप्रिम, पायरीमिथामिन एंड मिथोट्रेक्सेट। सो ट्राइमिथोप्रिम, पायरीमिथामिन और मिथोट्रेक्सेट जो हैं वो डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं। मतलब जो डाइट वाली फॉलिक एसिड है वो भी आगे काम नहीं कर सकती, तो ह्यूमन में ये क्या साइड इफेक्ट करेंगे? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कर देंगे। तो इससे क्या होगा? मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। ये तीनों दवाइयां मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कर सकती हैं, साइड इफेक्ट। अब ये जो तीनों दवाइयां हैं, इन तीनों का मैकेनिज्म तो सेम है, डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज को इनहिबिट करना। बट तीनों के यूज अलग हैं टोटली। क्या यूज हैं?
ट्राइमिथोप्रिम जो है ये मेनली एंटी बैक्टीरियल है। ट्राइमिथोप्रिम बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम आता है। पायरिमिथामिन पी मतलब पैरासाइट्स के अगेंस्ट काम आता है। तो ट्राइमिथोप्रिम बैक्टीरिया के लिए, पायरिमिथामिन पैरासाइट्स के लिए, जबकि मिथोट्रेक्सेट कैंसर्स के लिए यूज आता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एंजाइम इन्होंने सेम ही इनहिबिट किया तो फिर इनके यूज अलग अलग क्यों हैं? यूज भी तो सेम ही होने चाहिए थे। तो वो इसलिए है क्योंकि ऑल्दो ये तीनों दवाइयां एक ही एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, बट इनकी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग अफिनिटी होती है। जो मिथोट्रेक्सेट है ये सेम एंजाइम डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, बट ह्यूमंस में करता है। बैक्टीरिया में, पैरासाइट में उतना ज्यादा नहीं कर सकता, ह्यूमंस में करता है। तो इसलिए ह्यूमन सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज कर लेते हैं, कैंसर में यूज कर लेते हैं। जबकि पायरिमिथामिन पैरासाइट में करता है और ट्राइमिथोप्रिम बैक्टीरिया में करता है, इसलिए उसलिए यूज करते हैं। तो नाम से कैसे याद कर लोगे आप इनको इजीली? मिथोट्रेक्सेट के नाम में एम लिखा है, मतलब ये मैन में काम आता है, मतलब ह्यूमंस में। पायरिमिथामिन पी मतलब पैरासाइट्स में काम आता है। और ट्राइमिथोप्रिम के नाम में ही लिखा हुआ है कि ट्राई मतलब बैक्टीरिया, टीरिया, टीरिया तो ट्राई इसमें आ गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब ट्राइमिथोप्रिम। तो ट्राइमिथोप्रिम बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। ठीक है। अब एक लास्ट चीज, अगर हम अकेला सल्फोनामाइड दें तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। अगर हम अकेला ट्राइमिथोप्रिम या पायरिमिथामिन दें, ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। बट अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, सल्फोनामाइड के साथ ट्राइमिथोप्रिम दे दें, तो ये कॉम्बिनेशन साइडल हो जाती है, ये बैक्टीरिया को मार देती है। इंडिविजुअली दोनों स्टैटिक थे बट कॉम्बिनेशन साइडल है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलिक एसिड इनहिबिटर्स के बारे में। अब इन दवाइयों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले सल्फोनामाइड पढ़ते हैं, फिर ये कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। ओके, सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स का जो नाम है वो सल्फा से स्टार्ट होता है। इन सारी दवाइयों का नाम सल्फा से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल है सल्फाडॉक्सिन, सल्फासाइटिन, सल्फासॉक्साजोल, सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फासैलाजिन, सल्फाडायाजिन, सल्फासीटामाइड, और एक दवाई है जिसका नाम सल्फा से स्टार्ट नहीं होता, उसका नाम है डैप्सोन। रिमेंबर, डैप्सोन का नाम सल्फा से स्टार्ट नहीं होता, बट ये भी सल्फोनामाइड है। ठीक, तो ये जो सल्फोनामाइड्स हैं सबका नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सल्फा से। और सल्फा किस कॉन्टेक्स्ट में आपने सुना होगा? पहले सल्फा सुना होगा ना कई बार, ये सल्फा ड्रग है, ये सल्फा ड्रग है। सल्फा का क्या खास बात होती है? सल्फा एक केमिकल स्ट्रक्चर है जिससे एलर्जी बहुत कॉमनली होती है। तो सल्फोनामाइड से भी एलर्जी हो सकती है क्योंकि सल्फा ड्रग से। और अगर एलर्जी हुई तो क्या होगा? स्किन पे रैश हो जाएगी। तो सल्फोनामाइड के बारे में अगर पता करना है तो हमें रैश की एबीसी आनी चाहिए। हमें क्या आना चाहिए? एबीसी ऑफ रैश। तो ये सल्फोनामाइड हमारा सारा खत्म कर देंगे इतने में ही, एबीसी ऑफ रैश। ठीक है, तो एबीसी ऑफ रैश का क्या मतलब है? ए का मतलब है ए प्लास्टिक अनीमिया। सल्फोनामाइड देने से कुछ लोगों में ए प्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। ए प्लास्टिक अनीमिया मतलब अनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सारे काउंट्स कम हो जाने। ठीक है। बी का मतलब है बिलीरुबिन डिस्प्लेसमेंट। सल्फोनामाइड बिलीरुबिन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? एक चीज समझते हैं, ये हमारा ब्लड है, ये ब्रेन है, ब्रेन के चारों ओर ब्लड ब्रेन बैरियर भी है। ठीक है, तो नॉर्मली जो बिलीरुबिन ब्लड में बैठा है, ये बिलीरुबिन ब्लड में बैठा है, बिलीरुबिन अकेला नहीं रहता कभी। बिलीरुबिन हमेशा एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड रहता है। तो ये जो एल्ब्यूमिन है इसने बिलीरुबिन को बाइंड कर रखा है। तो जब हमने सल्फोनामाइड दी, ये हमारी सल्फोनामाइड आई, सल्फोनामाइड भी बिलिरुबिन से बाइंड करती है। रिमेंबर, सल्फोनामाइड की हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, और कौन से प्रोटीन से बाइंड करती है? एल्ब्यूमिन से। तो सल्फोनामाइड आई, सल्फोनामाइड ने बोला अपने बिलिरुबिन को, क्या बोला? कि भैया ये तो मेरी जगह है, मुझे बाइंड करना है, तुम निकलो यहां से। तो सल्फोनामाइड और बिलिरुबिन में लड़ाई हो गई, किसके लिए? एल्ब्यूमिन के लिए। और अगर सल्फोनामाइड जीत गई तो बिलिरुबिन फ्री हो गई। बिलिरुबिन नॉर्मली ब्लड में फ्री नहीं होती, बिलिरुबिन फ्री हो गई।
अब ये फ्री बिलिरुबिन कहती है कि मैं करूँ क्या? चलो घूम के आती हूँ। तो फ्री बिलिरुबिन घूमने निकल गई, वो कहती चलो ब्रेन में जाते हैं, नहीं इसको रोक लिया ब्लड ब्रेन बैरियर ने। तो बिलिरुबिन फ्री होने के बाद भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर है हमारे पास। बट अगर ये न्यूबॉर्न बेबी होता जिसमें ब्लड ब्रेन बैरियर ठीक से बना ही नहीं था, तो सल्फोनामाइड जो है उसने बिलिरुबिन को फ्री किया और ये बिलिरुबिन घुस गई ब्रेन में और वहाँ जाके बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट हो गई। बिलिरुबिन का बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट हो जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यस, टर्म को बोलते हैं कर्निक्ट्रस। कर्निक्ट्रस इज डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन इन बेसल गैंग्लिया। जैसे आप नॉर्मली इक्ट्रस यूज करते हो ना, किसके लिए यूज करते हो इक्ट्रस? जॉन्डिस के लिए करते हो, बिलिरुबिन ज्यादा हो जाने को इक्ट्रस कहते हैं। कहाँ ज्यादा हो जाने को? ब्लड में। बट वही अगर न्यूरॉन्स में ज्यादा हो गई तो ये होगी न्यूरोनल इक्ट्रस। तो निक्ट्रस इज न्यूरोनल इक्ट्रस। तो कर्निक्ट्रस में न्यूरॉन्स में बिलिरुबिन जमा हो गई है। क्यों जमा हो गई है? क्योंकि सल्फोनामाइड ने बिलिरुबिन को डिस्प्लेस कर दिया और फ्री होगी बिलिरुबिन, और अगर फ्री बिलिरुबिन है और ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है तो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएगी। इसलिए सल्फोनामाइड न्यूबॉर्न बेबी में भी नहीं देते और लेट प्रेगनेंसी में भी नहीं देते, थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि कर्निक्ट्रस के चांस हाई होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बी फॉर बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट। देन सी का मतलब है क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया का क्या मतलब है? सल्फोनामाइड यूरिन में सॉल्युबल नहीं है, तो क्योंकि सल्फोनामाइड सॉल्युबल नहीं है इसलिए ये प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, तो यूरिन में क्रिस्टल की फॉर्म में निकल सकते हैं। और अगर ये क्रिस्टल बड़े हो गए तो क्या करेंगे? ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे, किडनी फेल हो जाएगी। तो अगर सल्फोनामाइड से किडनी फेल नहीं करवानी तो पेशेंट को क्या बोलेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बहुत पानी पीना है। ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ वाटर मस्ट बी टेकन व्हेनेवर अ पर्सन इज ऑन सल्फोनामाइड थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांस है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई सल्फोनामाइड ज्यादा सॉल्युबल होगी तो उसमें क्रिस्टल यूरिया कम होगा। और यही एमसीक्यू आता है, कौन सी सल्फोनामाइड में सबसे कम क्रिस्टल यूरिया होता है? वो नाम में लिखा है सल्फासॉक्साजोल, सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। एसओ मतलब सॉल्युबल है, तो इसलिए इसमें मिनिमम क्रिस्टल यूरिया होता है। तो मिनिमम क्रिस्टल यूरिया किसमें होता है? सल्फासॉक्साजोल में। ओके, देन आर का मतलब रैश हो गया। ये तो हमने पता ही था कि सल्फोनामाइड रैश कर सकते हैं, बट पता क्या नहीं था कि सल्फोनामाइड आर दी मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक इम्प्लीकेटेड इन कॉजिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम सबसे ज्यादा कॉमनली सल्फोनामाइड से होता है। देन ए का मतलब है एसिटाइलेशन। सल्फोनामाइड एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होते हैं, और एसिटाइलेशन में खास बात क्या पड़ी थी? किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, फार्माकोजेनेटिक कंडीशन है। और दूसरा, सल्फोनामाइड एसएलई कर सकते हैं साइड इफेक्ट। किसी के याद है ये दोनों चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी? यस, ये हमने पढ़ी थी शिप ड्रग्स में। शिप ड्रग्स याद है? शिप ड्रग्स में कौन कौन सी आती हैं? एस फॉर सल्फोनामाइड, एच फॉर हाइड्रालाजिन, आई आइसोनायाजिड, पी प्रोकेनामाइड। तो शिप ड्रग्स जो हैं वो एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होते हैं और ये एसएलई साइड इफेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली ये भी हमने जनरल फार्मा में पढ़ा था, एच का मतलब है हेमोलिसिस। सल्फोनामाइड हेमोलिसिस कर सकते हैं, बट किसमें? जिसमें G6PD डेफिशिएंसी है। तो सल्फोनामाइड कैन कॉज हेमोलिसिस इन पेशेंट्स विद G6PD डेफिशिएंसी। तो ये हो गए सल्फोनामाइड के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एबीसी ऑफ रैश। ठीक है, अब इंडिविजुअल दवाइयों के बारे में एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कर लेते हैं। सल्फाडॉक्सिन जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड है, और सल्फासाइटिन जो है वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। डॉक्सिन लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, साइटिन शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। ये हमने बता ही दिया। सॉक्साजोल सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, तो इसलिए मिनिमम क्रिस्टल यूरिया करती है। सल्फासैलाजिन में खास बात, तीन बातें याद करनी है आपको। पहली, सल्फासैलाजिन प्रो ड्रग है, सल्फासैलाजिन प्रो ड्रग है। और दूसरा, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होती है। तीसरा, ये क्रॉन्स उसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होती है। तो एक तो प्रो ड्रग है, दूसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज करते हैं, इनफैक्ट फर्स्ट लाइन ड्रग है, और तीसरा रोमेटॉइड आर्थराइटिस में डीमार्ट की तरह यूज करते हैं। ये हो गया सल्फासैलाजिन। फिर आ गया सल्फाडायाजिन। सल्फाडायाजिन का अगर हम सिल्वर सॉल्ट की बात करें, सिल्वर सल्फाडायाजिन कहते हैं, SSD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
सिल्वर सल्फाडायाजिन में खास बात ये है कि जब इसका हम लोशन लगाते हैं, मतलब क्रीम लोकली लगाते हैं इसका ऑइंटमेंट वगैरह सल्फाडायाजिन का, तो ये पानी को रिटेन कर लेता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होता है कहाँ पे? बर्न्स के पेशेंट में। बर्न्स के पेशेंट में स्किन ऑलरेडी जली हुई है, एक तो हमें इन्फेक्शन रोकना है और दूसरा अगर वो हाइग्रोस्कोपिक होगा, पानी रिटेन करेगा, स्किन में थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, तो पेन भी कम हो जाएगा। तो एसएसडी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन बर्न पेशेंट्स। ओके, सल्फासीटामाइड जो है आई ड्रॉप्स की यूज करते हैं आई के इन्फेक्शंस में। और अब आ गई सबसे इंपॉर्टेंट दवाई डैप्सोन। डैप्सोन के बारे में खास बात क्या है, कहाँ यूज करते हैं? सबको पता है डैप्सोन कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं? वेरी गुड, लेप्रेसी में। डैप्सोन कहाँ यूज करते हैं? लेप्रेसी में। पर ये तो एग्जामिनर को भी पता है कि हर बच्चा जानता है डैप्सोन लेप्रेसी में यूज करते हैं, इसलिए वो लेप्रेसी ऑप्शन में नहीं डालता। वो क्वेश्चन पूछते हैं डैप्सोन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ऑप्शन में लेप्रेसी है ही नहीं, तो लेप्रेसी के अलावा कहाँ ड्रग ऑफ चॉइस है, ये इंपॉर्टेंट है। लेप्रेसी के अलावा यूज कहाँ करते हैं? एक स्किन कंडीशन में यूज करते हैं, उसका नाम है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में सल्फोनामाइड्स, particularly dapsone, it is drug of choice. Dapsone is a drug of choice for dermatitis herpetiformis. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे सल्फोनामाइड्स के बारे में। पहला दवाई जो फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। अब जो दूसरी दवाई थी हमने बताया था ट्राइमिथोप्रिम और पाइरिमिथामिन, ये अकेले यूज नहीं करते कभी भी, ये हमेशा सल्फोनामाइड के साथ यूज करते हैं। तो अब हम ये कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, तो ये कॉम्बिनेशंस कौन सी हो सकती हैं? पहली कॉम्बिनेशन है हमारी ट्राइमिथोप्रिम की और सल्फामिथोक्साजोल की। ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल की कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या रखा हुआ है हमने? कॉट्रीमोक्साजोल। कॉट्रीमोक्साजोल, कॉट्रीमोक्साजोल नाम कैसे पड़ा? कॉट्रीमोक्साजोल का मतलब है इट इज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसकी? कॉम्बिनेशन ट्रिम की। ट्रिम मतलब ट्राइमिथोप्रिम। किसके साथ कॉम्बिनेशन? ऑक्साजोल के साथ। ऑक्साजोल मतलब सल्फामिथोक्साजोल। तो नाम में लिखा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिम विद ऑक्साजोल। ट्रिम मतलब ट्राइमिथोप्रिम, ऑक्साजोल मतलब सल्फामिथोक्साजोल, इनकी कॉम्बिनेशन। तो जब हम लेबोरेटरी में ये कॉम्बिनेशन टेस्ट कर रहे थे, तो हमने अलग अलग रेशो में डाल के देखा कि किस रेशो में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मारती है। तो वो रेशो हमें पता लगा कि वो रेशो है 1:20। 1:20 का क्या मतलब है कि ट्राइमिथोप्रिम 1, सल्फामिथोक्साजोल 20 गुना। तो अगर इस रेशो में डालते हैं तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मरते हैं 1:20 की रेशो में। तो फिर हमने क्या किया कि अगर हमें ये रेशो चाहिए तो हमने इस रेशो की टैबलेट बना ली। तो जब हमने ये टैबलेट ओरली दी और उसके बाद ब्लड में चेक किया तो रेशो चेंज हो गई। ब्लड में रेशो हो गई 1:80, बट हमें चाहिए कितनी थी? हमें तो 1:20 चाहिए थी। अब 1:80 क्यों हो गई? क्योंकि इन दोनों की फार्माकोकाइनेटिक्स अलग है, इन दोनों का अब्जॉर्प्शन अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो प्लाज्मा में सेम थोड़ी रुकेगी। तो इनकी फार्माकोकाइनेटिक अलग होने के कारण रेशियो चेंज हो जाती है, जो टैबलेट में देती है सेम नहीं रहते। तो हमने क्या किया, हमने टैबलेट में ही चेंज कर दी, क्योंकि हमें तो ब्लड में 1:20 चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने टैबलेट में 1:5 की रेशियो में दिया। जब हमने 1:5 की रेशियो में दिया तो ब्लड में जाके 1:20 होगी जो हमें चाहिए। क्लियर? तो अगर आपको याद करना है, मार्केट में कोट्राइमोक्साजोल की 480 mg की टैबलेट आती है। याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। 480 mg की टैबलेट आती है जिसमें 80 mg ट्राइमिथोप्रिम है और 400 mg सल्फामिथोक्साजोल है। तो 1:5 की रेशो हो गई। तो 1:5 की रेशो की टैबलेट आती है, वही जब ब्लड में जाता है तो 1:20 हो जाता है। ठीक है, तो इस रेशियो पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या क्वेश्चन आता है? पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम टू सल्फामिथोक्साजोल इन कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट। टैबलेट में क्या रेशो आती है? तो इसमें टैबलेट में रेशो हमने अभी बताया कि 1:5 की आती है। बट आपको ध्यान से क्या पढ़ना है, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ सल्फामिथोक्साजोल टू ट्राइमिथोप्रिम इन टैबलेट।
तो उसमें 5:1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा 5 है और याद करना बहुत आसान है। आप दे सकते हो कि सल्फामेथोक्साजोल लंबा नाम है तो ज़्यादा यही होगा। ट्राइमिथोप्रिम हमेशा 1 होगा। अगर ये लंबा नाम है सल्फामेथोक्साजोल तो 5 भी ये होगा, 20 भी यही होगा। तो 5 है सल्फामेथोक्साजोल। याद करना और भी आसान है, एस 5 जैसा ही तो लगता है, एस लुक लाइक 5, तो सल्फामेथोक्साजोल 5 होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सल्फामेथोक्साजोल टू ट्राइमिथोप्रिम इन फॉर बेस्ट बैक्टीरिसाइडल एक्शन। फॉर बेस्ट बैक्टीरिसाइडल एक्शन मतलब कितना ब्लड में चाहिए, हम ये कह सकते हैं। तो बेस्ट बैक्टीरिसाइडल एक्शन के लिए कितना चाहिए, 20:1। ये ध्यान रखना है 20:1 आएगा क्योंकि एस पहले लिखा है, सल्फामेथोक्साजोल ज्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन सब में सेम रहेंगी, 1:5, 5:1, 1:20, 20:1। ऑप्शन यही रहेंगी, बट आपको ध्यान रखना है कि जो सल्फामेथोक्साजोल है वो ज्यादा वाला होगा, 5 या 20 होगा। अगर वो टैबलेट में पूछते हैं तो 5 होगा, और अगर ब्लड में पूछते हैं या बेस्ट एक्शन पूछते हैं तो 20 होगा। ठीक है, तो ये था इसकी रेशो के बारे में। अब हम आ जाते हैं इसके यूजर्स में। कोट्राइमोक्साजोल जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, पंजाब नेशनल बैंक के लिए। पंजाब नेशनल बैंक में ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है पंजाब नेशनल बैंक, पी से न्यूमोसिस्टिस, न्यूमोसिस्टिस। अब लेटेस्ट नाम इसका क्या है, न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेकाई। पहले न्यूमोसिस्टिस कार्नाई बोलते थे, अब न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेकाई बोलते हैं, न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेकाई निमोनिया। ठीक है, एन से मतलब है नोकार्डिया, नोकार्डिया, और बी का मतलब है बर्कहोल्डेरिया सिपेशिया, बर्कहोल्डेरिया सिपेशिया। तो इन 3 कंडीशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, न्यूमोसिस्टिस, नोकार्डिया और बर्कहोल्डेरिया सिपेशिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा है पायरिमिथामिन का, पायरिमिथामिन। इसका कॉम्बिनेशन बनता है सल्फाडॉक्सिन से, पायरिमिथामिन विद सल्फाडॉक्सिन। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कॉम्बिनेशन का कोई नाम नहीं है। जैसे पहले वाले कॉम्बिनेशन का तो कोट्राइमोक्साजोल नाम रखा हुआ था, इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं है। हम ये कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ पायरिमिथामिन विद सल्फाडॉक्सिन। अब ये कॉम्बिनेशन यूज कहां करेंगे, क्योंकि इसमें पायरिमिथामिन है तो पी फॉर पैरासाइट्स में यूज करेंगे। कौन कौन से पैरासाइट्स में, एक मलेरिया में और दूसरा टॉक्सोप्लाज्मा में। तो ये यूज करते हैं मलेरिया में और टॉक्सोप्लाज्मा में, पायरिमिथामिन सल्फाडॉक्सिन कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा दूसरा मैकेनिज्म इस वीडियो का, दैट मीन्स फॉलिक एसिड इनहिबिटर्स। तो पहला मैकेनिज्म था हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, दूसरा हमने कंप्लीट किया ड्रग्स एक्टिंग ऑन मेटाबॉलिज्म, और वी सिंपली से एंटी मेटाबोलाइट्स। ओके।